हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक गैस के लिए क्रांतिक गुणांक का मान कितना होगा। तो देखो, पहले आप ट्राई सभी क्वेश्चंस को खुद से करना और वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताना कि आज के कितने क्वेश्चंस आप खुद से कर पाए। तो देखो, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। अगर 1 मोल कंसीडर करें इन जनरल तो हमारा पीवी बराबर आरटी होता है, ठीक है। लेकिन एक इसी के साथ आज एक चीज़ और आप याद रखना कि अगर कभी भी क्रिटिकल यानी कि प्रेशर भी क्रिटिकल रखना है, टेम्परेचर भी क्रिटिकल रखना है, तो पीवी बराबर हो जाएगा 3/8 आरटी। लेकिन ये जनरल नहीं है, ये टेम्परेचर भी क्रिटिकल है, प्रेशर भी क्रिटिकल और वॉल्यूम भी क्रिटिकल। अब देखो, अब यहाँ पे हम अगर इस चीज़ को कैलकुलेट करें, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ये तो आप याद रखना, क्या पता ये इतना पूछा जाता तो 3/8 आरटी हो जाता। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करवाया तो पीवी जब इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यही बन जाएगा। और 8 इधर जाएगा और 3 इधर आएगा, मतलब 8/3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/3, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है इस डेटा को, ठीक है। पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होते हैं, मतलब केवल पॉजिटिव मिलता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन। तो जो केल्विन होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका -273 जो सबसे परम शून्य ताप कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इसको केल्विन में बदलते हैं तो 273 जोड़ देते हैं। अभी मैं अप्रॉक्सीमेशन नहीं ले रहा हूँ, अप्रॉक्स बात कर रहा हूँ, वैसे तो 273.16 होता है, तो तब ये 0 केल्विन बनता है। आप याद रखना कि केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। और सेकंड थिंग ये कि ऐसा टेम्परेचर पूछेगा जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इक्वल हो। तो 40 डिग्री -40 डिग्री जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में और इक्वल उसमें इक्वल रहता है। ये तो आपको पता ही होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री। ये सारी चीज़ें पता ही हो। और ये भी पता हो कि बर्फ़ है, कोई एक बर्फ़ का टुकड़ा है, उस पर अगर प्रेशर दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो गलनांक होगा, वो डिक्रीज़ होता है। इसी तरह से अगर पानी है, ठीक है, उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो इंक्रीज़ होता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है प्रेशर इंक्रीज़ करने पे, और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है आइस का प्रेशर इंक्रीज़ करने पे। यदि एक इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग का क्वांटम संख्या यानी कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटम नंबर है वो 7 है, तो इसका कक्षीय कोणीय संवेग कितना होगा। देखो, इस क्वेश्चन के लिए देखो मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, उसमें मैं एफर्ट कम लगाता हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन आपको आपकी बुक में नहीं मिलते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चन की मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ कि अगर ऐसे क्वांटम नंबर देके और कोणीय एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो आप याद रखना जो एल होगा, जो नंबर होगा, और L+1 उसका स्क्वायर रूट हमारा आंसर होगा। और लास्ट में कई बार केवल के लिखा होगा कांस्टेंट, कई बार यहाँ पे 2π/h लिखा होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे केवल इतने से ही हम अपना आंसर डिटरमाइन कर सकते हैं, L+1, और जो कोई के रहेगा वो अंडर रूट में नहीं रहेगा, ये आप याद रखना बहुत केयरफुली, केवल इतना अंडर रूट में रहेगा। अब L का वैल्यू 7 है तो 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 7 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √56 के आ जाएगा। के अंडर रूट में नहीं है, हो सकता है एक ऑप्शन में √56 के हो, तो आप वो नहीं करना, ठीक है। और कभी कभी मैं बता रहा हूँ इस के की जगह पे 2π/h रहेगा, ठीक है। तो किसी पिंड की काइनेटिक एनर्जी में 125% का इंक्रीज़ होता है तो उसके मोमेंटम में कितने % का इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे इंक्रीज़ दिया हुआ है, हो सकता है ये ना दे के ऑप्शन में फ्रेमिंग कर दे कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़। तो सबसे पहले तो अगर मोमेंटम जो होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम का स्क्वायर के। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बताया था जिसका स्क्वायर होता है, पूरी फिजिक्स में ये रिलेशन दिख जाए और जिस चीज़ का स्क्वायर होता है उसमें अगर परसेंटेज चेंज देके और इसका पूछा जाएगा तो हम सीधा फार्मूला लगा सकते हैं, x + y + xy/100। अब चीज़ें पता होना और उनको इम्प्लीमेंट करना दो अलग चीज़ें होती हैं। अब कुछ लड़के होंगे वो 125 उठाया और इसमें रखने लगे। मेरे भाई, मैंने बताया था जिसका स्क्वायर होता है वो इसको सेटिस्फाइड करके ये इसका रिजल्ट देगा। अगर इसमें अब हमें ऑप्शन उठाने हैं, हमें तो किसका संवेग का बताना है, यानी कि जो हमारा इसमें फॉर्मूले में लगा वही तो मेरा आंसर होगा। तो हम ऑप्शंस उठाएंगे और देखेंगे कौन हमें 125 दे रहा है। तो हमने 25 उठाया, 25 और 25 50 हुआ, तो लगभग 100 भी नहीं हो पा रहा है। जब हमने 125 उठाया तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि 125 ही चाहिए और ये दो तो उठा नहीं सकते। अब उठाएंगे हम 50 को, 50 + 50 100 और 50 × 50 125, 2 जीरो कट जाएंगे तो 125 हमें 50 वाले ऑप्शन से सेटिस्फाइड हुआ, तो हम बी ऑप्शन यहाँ पे हिट करके आगे बढ़ जाएंगे। केवल झिर्री द्वारा विवर्तन, देखो बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है उसके लिए अगर रेड लाइट को हम रिप्लेस कर दें वॉयलेट से, ठीक है, वॉयलेट लाइट से रिप्लेस कर दें, तो फिर उसका अब डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या हो जाएगा, अनचेंज रहेगा
या नैरो हो जाएगा या ब्रॉड हो जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा। तो देखो इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई का, डी लैम्डा अपॉन डी। हमें केवल मतलब है लैम्डा से, क्योंकि कलर की बात करी गई मतलब वेवलेंथ उसकी वेरी करेगी। आप एक बात बताओ, वॉयलेट और रेड इधर जाने पे वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज़ होती है, यानी कि रेड की सबसे ज़्यादा होती है उस वेव की लेंथ। तो यानी कि अगर अधिक वेव की लेंथ वाले को कम वेव की लेंथ वाले से रिप्लेस करा है, मतलब जो उसका लैम्डा है, कई बार यार मैं इसको गामा कह देता हूँ, कई बार लैम्डा कह देता हूँ, तो वो मेरी आदत है, ठीक है। तो अगर वेव का लेंथ, हमें समझना ये है कि अगर वेव का लेंथ डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि रेड को रिप्लेस करा है वॉयलेट से, अगर ये डिक्रीज़ हुआ है तो उसका फ्रिंज का विड्थ भी डिक्रीज़ होगा, तो ऑब्वियसली वो नैरो हो जाएगा, संकुचित, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बिल्कुल अपोजिट तरीके से भी पूछा जा सकता था कि वॉयलेट से अगर रेड को रिप्लेस करा जाए तो फिर ब्रॉड हो जाता, विस्तृत हो जाता, फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती तो वो उसका पैटर्न भी ब्रॉड होता। पूर्ण तराजू मतलब एक फॉल्स वेट मशीन है, उसमें एक पिंड को सक्सेसिव रखने पर उसका वेट 6.4 ग्राम और 10 ग्राम एपियर हुआ, तो पिंड का आखिर जो राइट वेट है वो क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो आपको सबसे पहले मैं वो अप्रोच बताऊँ, करना क्या है, केवल दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि उन दोनों का मीन होगा वही तो वेट होगा, करेक्ट। अब 10 से डेसिमल खत्म हुआ, 64 का वर्गमूल 8, यानी कि डी हमारा राइट आंसर। अगर फॉल्स मशीन का आएगा, कहेगा कि एक वेट में एक उस पे रखने पे 6.4 और सक्सेसिव सेकंड पे रखने पे और या कुछ भी रहेगा, तो उसका हमेशा स्क्वायर रूट लेना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके। उनका यानी कि जो विस्कोसिटी वाला फोर्स होता है वो कैसा होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है, ठीक है। एक है उसका जो रेडियो एक्टिव है उसका 90 एटॉमिक नंबर, फाइनली 83 रह गया है, तो बताना है कितने अल्फा एमिट हुए, कितना बीटा एमिट हुए। ये बहुत बार करा चुका हूँ, अब तो इनकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो गई होगी। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन उठाओ, सबसे पहले देख लो एटॉमिक नंबर में कितना डिक्रीज हुआ है, 7 का हुआ है। अब आपने दिमाग में रखो कि परमाणु क्रमांक में 7 की कमी होनी है। अब ऑप्शन उठाओ, पहला ही ऑप्शन जैसे ही हमने उठाया तो 4 अल्फा निकले, 1 अल्फा निकलने से 2 की कमी आती है नंबर में और मास में 4 की, तो अगर 2 गुणा 4 निकले तो 8 की कमी आ रही होगी, 8 की कमी आई होगी, और 1 बीटा निकलने पे 1 इंक्रीज भी हो रहा होगा, यानी कि फाइनली हमारी 7 की कमी आई होगी, सेटिस्फाइड हो गया, तो फिर पहला ही ऑप्शन क्लिक कर दिया। मे बी सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाइड करे, तो इस तरह से ये पता हो कि क्या निकलने पे कितने की डिक्रीज होगी। समान ताप पर हीलियम और हाइड्रोजन में ध्वनि की चालों का अनुपात, ध्वनि के वेगों का अनुपात क्या होगा। तो ध्वनि के वेग का फॉर्मूला क्या होता है, पॉज करने का कहते हो, टाइम नहीं देते हो यार, पॉज कर लिया करो, जैसे करना हो वो पॉज करके खुद से करे। क्या होता है, गामा RT बटे M। इन्होंने कहा है कि ताप समान है, यानी कि ये समान है, और गैस के लिए आपका गैस कांस्टेंट भी सब इक्वल है, यानी कि गामा और M अफेक्ट करेंगे। अब देखो V अगर हम लिखना चाहें V1 बटे V2 लिखना चाहें तो उसको कैसे लिख सकते हैं, गामा 1 बटे गामा 2 इंटू M2 बटे M1, क्योंकि M नीचे है। अब गामा देखो, गामा 1 मतलब हीलियम आपका एक परमाणु है, तो उसके लिए 5/3 होता है, तो हमने 5/3 लिख लिया गामा 1 की जगह पे, इंटू M2 का मतलब आपको हाइड्रोजन का कितना होता है, 2। अब नीचे गामा किसका रखना है, द्विपरमाणु का मतलब क्योंकि हाइड्रोजन द्विपरमाणु का उसके लिए होता है 7/5, इंटू नीचे जो वो M रखना है वो M1 यानी कि हीलियम का, तो हीलियम का कितना हो जाएगा, 4, हमने 4 रख दिया। अब इसको कैलकुलेट ही तो करना है, 5 सबसे इसका 5 में गुणा होगा तो 25 होगा, और 7 का 3 में गुणा होगा तो 21 होगा, इंटू 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो बेसिकली 25/42 हुआ। 25/42 में 25 का वर्गमूल तो 5 आ जाएगा, और 42 का हम वर्गमूल में ही लिखा रहने देंगे, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है। इस कैलकुलेशन पे हमने फोकस इतना इसको सजा वजा के इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बड़ा इजी है। अब इसको आप खुद से करने का ट्राई करना, बस हमने आपको बता दिया कि गामा RT बटे M होता है उसका, ठीक है, ध्वनि का वेग गैसेस के लिए। तो फिर आप इसमें ये कांस्टेंट है, अब गामा और ये M। अब जिसको नहीं पता है, गामा जो मोनोएटॉमिक के लिए होता है वो 5/3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए 7/5 होता है। अब इनके M एटॉमिक मास है वो पता ही है, हीलियम का 4 और हाइड्रोजन का 2। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, डी हमारा राइट आंसर आएगा 5/√42। 100 मीटर की ऊंचाई से जल गिर रहा है, तो अर्थ पर गिरने पर इसकी प्रति किलोग्राम ताप में कितनी वृद्धि होगी। देखो इस क्वेश्चन को आप खुद से कैलकुलेट करके आंसर बताना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा कि एक झरने से वाटर है और नीचे जाने पर उसमें टेम्परेचर में कितना इंक्रीज होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, आपको mgh को mc डेल्टा डी ms डेल्टा टी के इक्वल कर देना है। अब सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, जैसे g का वैल्यू गिवन है आपको, और 4200 गिवन है आपको, s का वैल्यू गिवन है, और इसी तरह से आपको डेल्टा टी फाइंड करना है,
ठीक है। तो डेल्टा टी आप फाइंड करना और हमें कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना। इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन में नहीं करा रहा हूँ। आई होप आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। इसी तरह से मिलते रहेंगे, शाम को फिर मिलेंगे।